एहसास। मेरे को कई कपल्स कहते हैं कि जब हम आपके हॉस्पिटल में आते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि हम पेशेंट नहीं है और ये हॉस्पिटल नहीं है, हम एक उम्मीद लेके आए हैं और हमारी उम्मीद आप पूरी करने के लिए बैठे हो। हर कपल जो आईवीएफ कराता है, लेडीज के मन में होता है सबसे पहले तो वो कि हम अगर हिलेंगे तो हमारा एम्ब्रियो बाहर आ जाएगा, भ्रूण बाहर आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता। सभी को राम राम जी, सनातन धर्म की जय। मैं इस समय लुधियाना में हूं और मेरे साथ आज हमारे स्पेशल पॉडकास्ट में मौजूद हैं डॉक्टर सुमिता सोफत जी, जिनका एक बड़ा ही माना हुआ हॉस्पिटल है लुधियाना में, जिसमें सबसे ज़्यादा अगर बात की जाए तो आईवीएफ के काफ़ी सारे पेशेंट्स आते हैं। और मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि चाहे उनके चेहरे पर उस समय मुस्कुराहट नहीं होती है, लेकिन जब हॉस्पिटल से जाते हैं तो मुस्कुराहट लेकर जाते हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैम, हम ना हर बार बात करते हैं आईवीएफ के बारे में। मैम, आज हम ना कुछ इस तरह से स्टार्ट करते हैं कि जब कोई पेशेंट आपके पास आता है, मैम, बड़ी उम्मीदें लेकर आता है, क्योंकि हर जगह से वो हार गया होता है, पता नहीं और भी कहीं पे गया हो आईवीएफ के लिए, लेकिन जब आपके पास आता है तो फिर उसे एक अच्छा रिस्पांस मिलता है, सक्सेस रेट मिलती है और वो जाता है। उस समय पेशेंट का क्या मतलब, जब आप मिलते हैं पेशेंट से, मतलब उस समय क्या एक्सपीरियंस होता है? कभी उसने शेयर किया हो आपके साथ? अपने बहुत अच्छे से स्टार्ट किया। देखो, जब भी कोई कपल जिसके बेबी नहीं हो रहा, उनको ये बहुत स्ट्रेसफुल कंडीशन होती है। उनको ऐसे लगता है कि लाइफ उनकी रुक गई है। मतलब एक इमोशनल स्ट्रेस, फिजिकल स्ट्रेस, फैमिली प्रेशर। तो पेशेंट जब भी आता है वो डिप्रेस्ड होता है। डिप्रेस्ड इन द सेंस उसको बहुत एंजाइटी होती है। तो उसको ये होता है बस मुझे बेबी चाहिए। और जब वो मेरे हॉस्पिटल में एंटर करता है तो पता नहीं कितनी मन्नत मांग के आता है और कितना कुछ उम्मीदें लेके आता है। तो मेरे हॉस्पिटल में मेरे ऊपर, मेरे कोलीग्स के ऊपर बहुत एक स्ट्रेस होता है कि एक पेशेंट आया है, हमने उसको एक बेबी देके भेजना है। मतलब अगर 2 जने आए हैं तो वो मेरे हॉस्पिटल में से 3 होके जाए, बेसिकली बेबी लेके जाए। तो सबसे पहले उनकी काउंसलिंग करना, क्योंकि हर कपल की एक बहुत दुखद कहानी होती है। तो जो आपके अपने स्ट्रेस है वो बिल्कुल खत्म हो जाते हैं जब आप पेशेंट को मिलते हो। और जब तक आप पेशेंट को हौसला और तसल्ली नहीं दे पाते तो पेशेंट की सेटिस्फेक्शन नहीं होती। उसके मन में इतने क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि पहले पेशेंट जब मेरे पास तो तब आता है जब वो बहुत थक हार जाता है। बहुत दूर दूर से आते हैं पेशेंट, तो इतना थक के आते हैं, उनको गूगल से नॉलेज होती है, कुछ लोगों की वहम होते हैं दिल में। तो सबसे पहले पेशेंट को कंफर्टेबल फील कराना मेरे हॉस्पिटल में, उनको एक अपनेपन का एहसास। मेरे को कई कपल्स कहते हैं कि जब हम आपके हॉस्पिटल में आते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि हम पेशेंट नहीं है और ये हॉस्पिटल नहीं है, हम एक उम्मीद लेके आए हैं और हमारी उम्मीद आप पूरी करने के लिए बैठे हो। तो मेरा भी यही है कि मैं उनको सेटिस्फाई करूं, उनको एक बेबी देके भेजूं। मैम, अगर किसी का आईवीएफ उसने करवाया हो और वहाँ पर सक्सेस नहीं हो पाई, उनके घर बेबी नहीं हुआ, क्या वे उसके बाद फिर से आईवीएफ के लिए ट्राई कर सकते हैं? बिल्कुल। देखिए, आईवीएफ एक ऐसी टेक्निक है जिसमें कभी भी 100% रिजल्ट नहीं होता, क्योंकि इतनी प्रोग्रेस हो गई है। फिर भी हम जो कहते हैं ना, भगवान को ओवरराइड नहीं कर सकते। जन्म और मौत भगवान के हाथ में होता है। तो हाँ, अगर एक कपल, मैं हमेशा यही कहूंगी कि अगर उसका आईवीएफ फेल हो गया है, चाहे उसने, देखो, पहले पेशेंट लोकल जगह से जहां से वो आता है 2-3 अटेम्प्ट्स वहां से लिए होते हैं पेशेंट ने और बहुत निराश होता है। तो अगर एक बार आईवीएफ करा लिया या 2 बार आईवीएफ करा लिया और फेल हो गया तो उसको अपना दिल नहीं हारना चाहिए, मन नहीं हारना चाहिए। और एडवांस्ड आईवीएफ टेक्निक्स जो कि हमारे हॉस्पिटल में है, पेशेंट के लिए वो बिल्कुल सेम है कि आईवीएफ की एग्स बनाने, एग्स निकाल ले। पर जो लेबोरेटरी का प्रोसीजर है वो बहुत डिफरेंट होता है। उसमें जो एडवांस्ड आईवीएफ की टेक्निक्स है, जैसे इक्सी, इमसी, लेजर हैचिंग, ब्लास्टोसिस्ट कल्चर, एम्ब्रियो मॉनिटरिंग, स्पिंडल व्यू इक्सी, उन सब से हम कामयाबी दर बढ़ा सकते हैं। तो एक निसंतान जोड़े को कभी हताश नहीं होना चाहिए, कभी आशा नहीं छोड़नी चाहिए। और आजकल बहुत सारे कपल्स ऐसे आते हैं जो मुझे ये कहते हैं कि हमने, पेशेंट के पास बहुत टेस्ट हुए होते हैं, सारे टेस्ट नॉर्मल है, कि कितने इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स है। जैसे अब आप देखिए,
कि उनका स्पर्म ही एक फॉरेन बॉडी की तरह है, लेडी उस स्पर्म को एक्सेप्ट ही नहीं कर सकती। तो ऐसे केसेस में एडवांस्ड आईवीएफ की बहुत हेल्पफुल होता है जब हम एक एग और एक स्पर्म का मिलन करते हैं लेबोरेटरी में, और स्पेशली स्पिंडल व्यू देखते हैं, एमसी है, न्यूअर टेक्निक्स हैं जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की है और जिनसे हम सक्सेस रेट बढ़ा सकते हैं। मैम जैसे आपने कहा ना कि एडवांस्ड आईवीएफ आ चुका है, मतलब पहले लोग आईवीएफ में जाते थे, अब एडवांस्ड उसके कुछ फीचर्स आ चुके हैं। मैम एडवांस्ड आईवीएफ का क्या सक्सेस रेट है? जैसे आपने कहा कि आईवीएफ में बड़ा कम कई बार सक्सेस रेट होता है, लेकिन एडवांस्ड आईवीएफ के कितना मतलब सक्सेस रेट रहता है आईवीएफ से कंपेयर करें? देखिए, जब हम एक नॉर्मल आईवीएफ में क्या होता है, हम एक लेडी के स्पर्म्स, हस्बैंड के स्पर्म्स लेते हैं, लेडी के एग्स लेते हैं और एग और स्पर्म को एक पेट्री डिश में, जिसे कहते हैं डिश में मिला देते हैं। तो वो एक बहुत ब्लाइंड प्रोसीजर है। स्पर्म में स्पर्म की एग में जाने की कितनी कैपेसिटी है, कितने और एक्सटर्नल फैक्टर्स है जो बेबी नहीं बना सकते। तो अगर हम एक प्लेन आईवीएफ करेंगे उसमें सक्सेस रेट जो है सिर्फ 15 to 20% रहेगा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम। और जो सक्सेस रेट है एज, जैसे जैसे लेडी की एज ज़्यादा हो जाती है वो वैसे भी कम हो जाता है। तो अगर हम एडवांस्ड आईवीएफ की बात करें तो उसमें 50, 65, 70% तक रिजल्ट है अगर यंगर एज ग्रुप पेशेंट है। और ये जो एडवांस्ड आईवीएफ है ये स्पेशली उन लोगों के लिए कामयाब है जिनके मल्टीपल आईवीएफ फेलियर्स हो गए हो, जिनके हस्बैंड में स्पर्म्स की प्रॉब्लम हो, मतलब कि स्पर्म काउंट बहुत कम हो, या फिर जो बेबी पैदा करने वाले स्पर्म्स है वो बहुत कम हो, या फिर नील स्पर्म्स भी हो। तो उन केसेस में भी ये टीसा टेक्निक, इक्सी, एमसी बहुत सक्सेसफुल रहती है। मैम जैसे आपने कहा कि आईवीएफ की, वैसे तो भगवान ना करे किसी को जरूरत पड़े, उनको नेचुरल प्रोसेस से ही बेबी हो जाए। मैम ऐसी कोई मतलब आपकी साइंस या आपने जितनी स्टडी की है उसके मुताबिक एक आम इंसान, मेल हो या फीमेल हो, उनको अपनी लाइफ में किन चीज़ों का ध्यान रखें कि उनको जब भी कभी बेबी पैदा करने की सिचुएशन आती है तो ऐसी सिचुएशन में उनको ना पड़ना पड़े कि आईवीएफ में जाना पड़े? बिल्कुल आपने सही कहा कि जैसे जैसे हम साइंटिफिकली प्रोग्रेस कर रहे हैं, हम मतलब आज से जो 20 साल पुरानी था माहौल और एटमॉस्फेयर और जो अब का है, इंक्रीज तो हो गया है हमारी नॉलेज, साइंटिफिकली हम इंक्रीज हो गए, पर जो इनफर्टिलिटी की समस्या है वो भी उतनी हो बढ़ी जा रही है। स्ट्रेस सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर, स्ट्रेस। तो आज की लाइफ में सबको इतना स्ट्रेस है, कोई भी जो हस्बैंड्स काम कर रहे हैं, वर्क प्रेशर, और लेडीज़ को अपना प्रेशर, बहुत सारी लेडीज़ हैं वो भी काम करती हैं, जॉब करती है, तो वर्क प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो स्ट्रेस को दूर करना, किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी, मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, हेल्दी खाना खाना। जैसे कई क्वेश्चंस मेरे से बहुत पेशेंट्स पूछते हैं कि हम क्या सप्लीमेंट्स ले आजकल, मतलब कि क्योंकि खाना जो है इतनी मिलावट है खाने में, हमारा जो एटमॉस्फेयर है इतना पोल्यूटेड है, आपने देखा है कि इतने पोल्यूशन में वैसे ही जो स्पर्म्स का है डीएनए डैमेज भी हो सकता है। अल्कोहल की एडिक्शन, शराब की एडिक्शन, किसी भी तरह की एडिक्शन, स्मोकिंग, ये जो सारा है ये स्पर्म्स और एग का जेनेटिक मटेरियल इफेक्ट करते हैं। तो ये सारी चीज़ों को मॉडरेशन में करना, मतलब कि बहुत ज़्यादा हर चीज़ को ज़्यादा नहीं करना, नशे से दूर रहना, हेल्दी डाइट खाना, घर का खाना। वो जैसे आपने देखा होगा पुराने ज़माने में लोग कहते थे कि हेल्दी खाना खाना चाहिए, घर का घी, घर की दाल, सब्जी। हम लोगों को फास्ट फूड खाने की आजकल बहुत आदत है, कितना कुछ तला हुआ जिसमें वो ना हेल्दी नहीं है जो खाना। और आपने देखा होगा मोटापा कितना हो गया है। आज से 20-25 साल पहले जब लोग खाना खाते थे हैवी, तो उतना ही वर्कआउट करते थे, लोग फील्ड्स में काम करते थे, फिजिकल एक्टिविटी वो बिल्कुल खत्म हो गई है। तो फिजिकल एक्टिविटी रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप कहो कि टमेटोज, फिग्स, ब्रोकली, मशरूम, ये सारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, हर तरह के नट्स खाना, इन सारी चीज़ों से, ये सारे फर्टिलिटी बूस्टिंग चीज़ें हैं। हाँ, इनसे प्रेगनेंसी होने में ये हेल्पफुल होते हैं
ये नहीं कि ट्रीटमेंट ये है। और साथ ही साथ एक हस्बैंड, मतलब जो गर्ल्स है आज की डेट में, आपने देखा होगा कितनी करियर ओरिएंटेड है, मतलब कि अपनी मैरिज पोस्टपोन करना। तो सही समय पे जो फर्टिलिटी के इयर्स हैं, जैसे लेट 20s अर्ली 30s में, उस टाइम पे अपनी फैमिली कंप्लीट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैम है। मेरा अगला सवाल यही था कि जैसे हम देखते हैं ना आजकल, आपने खुद ही इस बात को स्टार्ट कर दिया कि कैरियर का बारे में ज़्यादा सोचते हैं कि चलो हमने पहले अपना कैरियर बना लेते हैं, उसके बाद शादी करेंगे, या शादी करेंगे तो फैमिली प्लानिंग लेट करेंगे। ऐसा हमने कई बार देखा है आजकल। बड़े शहरों में तो ऐसा होता था, आजकल छोटे शहरों में भी ये चीज़ आ चुकी है। ये कितना मतलब इफेक्ट करता है प्रेगनेंसी के लिए, और फिर बाद में लोगों को फिर आईवीएफ में जाना पड़ता है? देखिए काफी इफेक्ट करता है। मेरे पास कितने सारे कपल्स ऐसे आते हैं जिन्होंने पहले एक बेबी लिया होता है, फिर वो पोस्टपोन कर देते हैं कि बच्चा बड़ा होगा, चलो 4 साल का हो गया, 6 साल का हो गया, जब वो ट्राई करने लगते हैं तो बच्चा ही नहीं होता। सो एज अ रिजल्ट एज के साथ साथ जो एग क्वालिटी है वो बहुत डिटीरियोरेट हो जाती है। तो आज की डेट में आपने देखा होगा एम्ब्रियो फ्रीजिंग, एग फ्रीजिंग, लेडीज अपने एग्स निकाल के फ्रीज करा देती है ताकि जब उनको बेबी लेना हो एटलीस्ट उनके पास हेल्दी एग्स है। ये भी एक फैड आ गया है, मतलब फैड क्या, मतलब आजकल काफी चल रहा है। बट फिर भी मेरी ये सलाह है सारे भी जो मैरिड कपल्स है कि अगर आपने प्रेगनेंसी लेनी है तो सही टाइम पे सही इलाज से ले ले, ताकि वो पोस्टपोन ना करे। अब एक कपल है, उनकी मैरिज हो गई, 1 साल बाद 2 साल बाद उन्होंने ट्राई करना शुरू किया, फिर आ जाता है कि वो छोटी छोटी दवाई खानी शुरू करते हैं, एग बनने की खा ली, सीमन टेस्ट करा लिया, फिर कहीं देसी दवाई ले ली। तो ये जो प्रेशियस ईयर्स है ना, 4 5 6 साल शादी के, वो वेस्ट नहीं करने चाहिए। उस टाइम पे सही ट्रीटमेंट जरूर लेना चाहिए और एक अच्छा फर्टिलिटी सेंटर ढूंढना बहुत जरूरी है। मैंने देखा है बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनको यही नहीं पता कि एक गायनी सेटअप और एक फर्टिलिटी सेंटर में क्या डिफरेंस है। फर्टिलिटी सेंटर मींस जहां सब फैसिलिटीज हैं, जहां एक्सपीरियंस डॉक्टर है, उनकी टीम है, वो अवेलेबल है। अब बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल है, मतलब उनको एक डॉक्टर चाहिए जो उनकी अवेलेबिलिटी हमेशा उनके लिए अवेलेबल हो, उनके क्वेश्चंस के आंसर्स करे, क्योंकि पेशेंट इतना स्ट्रेस में होता है, उसके दिमाग में बहुत क्वेश्चंस होते हैं। हर बार जब वो आएगा उसको कुछ नई चीज उसने पढ़ी होगी, वो उसको डिस्कस करना चाहता है। तो एक डॉक्टर की अवेलेबिलिटी, गुड साइंटिफिक इक्विपमेंट, एक्सपर्टाइज बहुत जरूरी है। मैम एक मेरा और सवाल था, जैसे ना हम सिगरेट स्मोकिंग या अल्कोहल का इनटेक की बात करते हैं मैम, मेल्स के साथ साथ क्या जब फीमेल्स जो लोग एडिक्ट हो जाती हैं, चाहे वो स्मोकिंग की हो जाए, क्योंकि आजकल का कॉर्पोरेट सेक्टर है, कई सारी फीमेल्स हम देखते हैं कि वो एडिक्ट हो जाती हैं सिगरेट स्मोकिंग के या अल्कोहल इनटेक करना शुरू करें। एक महिला अगर अल्कोहल इनटेक करना शुरू करे या स्मोकिंग करे, उसकी बॉडी में, या फिर आजकल वो भी है, आजकल वो चला हुआ है वो केमिकल स्मोकिंग जो आती है, वेपिंग। मैम ये चीज़ें कितनी डेंजरस है एक लड़की के लिए, क्योंकि उन्होंने अपने कोख में बच्चा पालना होता है, मतलब जब उनको बेबी को कैरी करना होता है प्रेगनेंसी में, कितना डेंजरस रहता है ये सब कुछ? देखिए काफ़ी ये लेडी की फर्टिलिटी और जो उसका एंटीनेटल पीरियड मीन्स जो प्रेगनेंसी जब वो कैरी करती है बहुत खराब होता है, क्योंकि स्मोकिंग से ब्लड वेसल जो है वो कंट्रैक्ट कर जाती है, मीन्स थिक हो जाती है। तो जो ब्लड फ्लो है यूट्रस को और ओवरीज को वो जाना कम हो जाता है। तो एज अ रिजल्ट एग क्वालिटी बहुत इफेक्ट होती है, मतलब बॉडी में बहुत रॉन्ग्स वो जिसे कहते हैं ना रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बन जाती है, ROS जिसको कहते हैं हम, स्पर्म्स में आ जाते हैं, बॉडी में आ जाते हैं। तो वो एग क्वालिटी खराब कर देती है, DNA डैमेज कर देती है एग का और स्पर्म का। सो एज अ रिजल्ट फर्टिलिटी इफेक्ट होती है। तो हमेशा हम एडवाइस करते हैं कि अगर कोई कपल है उसने बेबी के लिए ट्राई करना है तो मिनिमम 3 मंथ्स उसको पहले ये सब कुछ छोड़ देना चाहिए। ओके मैम, अब ना मेल आजकल हम देख रहे हैं काफ़ी सारे लड़के ना मैम, यंगस्टर्स खास करके, ये सिगरेट स्मोकिंग से मतलब उनको लगता है कि कोई देख लेगा या कमरे में पिएंगे तो धुआं हो जाता है, इसकी स्मेल हो जाती है, तो वो वेप ज़्यादा पी रहे हैं। तो मैम लड़कों के लिए जो ये ज़्यादा वेप अपने साथ आजकल हमने देखा कैरी करके रखते हैं, जेब में, पॉकेट में, जब देखा तो वेप पी लिया, मैम उससे कितना डेंजरस है लड़कों के लिए? आई थिंक वो तो सिगरेट स्मोकिंग से भी ज्यादा डेंजरस है, इन द सेंस कि वो एक हेल्थ को बहुत डैमेज करता है। लंग्स की जो कैपेसिटी है, ब्रीदिंग कैपेसिटी, वो
डैमेज हो जाती है। और साथ ही साथ जो धुआं है, जो निकोटीन है, सिगरेट के साथ तो और भी धुआं होता है, और जो निकोटीन है बेसिकली वो सारी ब्लड सप्लाई और जो हमारे अंग है बॉडी के, उनकी ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो जाती है। तो एज अ रिजल्ट जो कैपेसिटी है स्पर्म्स की, सेक्सुअल कैपेसिटी है, वो सारी इफेक्ट हो जाती है। ओके, तो मेल्स के लिए बहुत डेंजरस है। बिल्कुल, सबके लिए, मेल्स के लिए भी और फीमेल्स के लिए भी। मैम एक मेरा सवाल रहेगा, जो बड़े जिम फ्रीक्स हैं, जो जिम वगैरह जाते हैं, वहाँ पर अननोन स्टेरॉइड्स ले लेते हैं विदाउट ना सर्टिफिकेशन या डॉक्टर्स कंसल्टेशन की, उनकी बॉडी क्या उस चीज़ को एक्सेप्ट करती है कि नहीं, वो कितना डेंजरस रहता है जो आजकल मतलब बॉडी शेपिंग के लिए जाते हैं? आजकल बॉडी का, लोगों को फिजिकल अपीयरेंस का इतना है, लोग जिम सप्लीमेंट्स लेते हैं, आजकल तो वेट लॉस ड्रग्स आ गई हैं, तो ये सारा कुछ जो है स्पर्म्स को डैमेज ही करते हैं। ये जो बॉडी का HPO एक्सेस होता है, जहाँ से हार्मोनल एक्सेस होता है, वो सारा इफेक्ट हो जाता है, डैमेज हो जाता है, और उस डैमेज के कारण जो है स्पर्म डैमेज होता है और प्रेगनेंसी होने में प्रॉब्लम्स होती है। जैसे हम लोग ना आज IVF के ऊपर ये एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट कर रहे हैं और मेरे साथ डॉक्टर सुमिता सोफित जी हैं, जिनसे आप कंसल्ट कर सकते हैं लुधियाना में आके। मैम, कई लोग ना हमें भी फ़ोन करते हैं, जैसे उनको स्पेशल कंसल्ट करना है कि क्या कर सकते हैं, तो मैम उसका क्या प्रोसीजर रहता है? जैसे कोई लुधियाना में आपके पास विजिट करता है तो मैम कितना, कब उनका प्रोसीजर कब शुरू होता है? थोड़ा सा आप ये प्रोसेस बताएंगे जब वो आता है कोई एक पेशेंट। देखिए, सबसे पहले तो हमारा एक हेल्पलाइन नंबर है जिसपे पेशेंट हमें कॉल कर सकता है। Okay. जब वो हमें कॉल करेगा तो हम जो टेलीफोनिकली या उसकी रिपोर्ट्स वगैरह सारी देख के उसके साथ डिस्कस कर सकते हैं। उसके बाद हम पेशेंट को अपॉइंटमेंट देते हैं, तो वो अपॉइंटमेंट में हम पेशेंट का वर्कअप वगैरह कर लेते हैं, और उसके बाद पेशेंट की काउंसलिंग हो जाती है। कहने का मतलब कि पेशेंट को अननेसेसरी हम विजिट्स नहीं कराते, जितने कम से कम समय में पेशेंट का ट्रीटमेंट सक्सेसफुल होए उतना ही होता है। क्योंकि हम भी समझते हैं कि एक जो कपल है अपना काम काज छोड़ के आ रहा है, तो वो बार बार पेशेंट के मन में हमेशा ये वहम होता है कि मैंने ये काम करना है, मैं भी कंप्लीट कर लूँ, मेरी जॉब है, मेरी छुट्टी नहीं है। तो हमारा एक यही मकसद रहता है हमारे हॉस्पिटल में कि हम कम से कम पेशेंट को चक्कर लगवाए हॉस्पिटल में और कम समय में उसका प्रेगनेंसी का ट्रीटमेंट कर दे। मैम, एक बिल्कुल लास्ट में, IVF होने के बाद क्या वो इंस्टेंट मतलब अपने काम पे जा सकते हैं, मतलब लेडीज, या फिर कुछ देर उनको रेस्ट पीरियड रहता है? बिल्कुल, देखिए ये मेरा ख्याल एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हर कपल जो IVF कराता है, लेडीज के मन में होता है सबसे पहले तो वो कि हम अगर हिलेंगे तो हमारा एम्ब्रियो बाहर आ जाएगा, भ्रूण बाहर आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता, हल्का फुल्का काम पेशेंट कर सकता है, जो रूटीन की एक्टिविटीज है वो भी कर सकता है। और डाइट का बहुत क्वेश्चंस मेरे पास आते हैं पेशेंट के कि हम ये डाइट खा सके, हम पाइनएप्पल ले सकते हैं, हम कोकोनट खा सकते हैं, हम कोकोनट वाटर ले सकते हैं, कुछ भी नॉर्मल हेल्दी डाइट ले सकते हैं, और साथ के साथ जो मेडिकेशन हम प्रिस्क्राइब करें वो ले लें। तो एक ये बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस है इम्प्लांटेशन का आफ्टर द एम्ब्रियो ट्रांसफर। सिर्फ एक पेशेंट है जिसने बहुत मुश्किल से बेबी का ट्रीटमेंट दिया, तो वो जो प्रिकॉशंस उन्होंने नॉर्मल यूज करने हैं वही हैं। इसका IVF का ये मतलब नहीं है कि उसको स्ट्रिक्ट 9 मंथ्स बेड रेस्ट करना पड़ेगा। ओके मैम, आपने मैम बड़े अच्छे तरीके के साथ इन सारे सवालों का जवाब दिया। तो मैं चाहूँगा कि आप भी डॉक्टर सुमिता सोफित जी से मिलना चाहें तो आप लुधियाना में आ सकते हैं। एड्रेस कॉलेज रोड रोज़ गार्डन के पास आपको जो है डॉक्टर सुमिता सोफित हॉस्पिटल आना है। फ़ोन नंबर्स इस वीडियो पर हैं और एड्रेस भी इस वीडियो पे आपको मिल जाएगा। और अगर किसी को भी IVF की दिक्कत आती है कि वो IVF करवाना चाहता है तो आप डॉक्टर सुमिता सोफित हॉस्पिटल में आ सकते हैं। और इस चीज़ को एक ना वो ना समझिए कि भाई कि आप सोच रहे हैं कि भाई सोसाइटी में क्या होगा या लोग क्या सोचेंगे, या आप अपनी बहू को डांटना शुरू हो जाएं या बहू के साथ रिलेशन ख़राब कर लें कि भाई बच्चा नहीं पैदा हो पा रहा। तो ये एक बड़ा सिंपल सी बात है कि अगर गलती बहू की होगी तो मतलब कि ये बड़ी छोटी सी बात है कि ज़रूरी नहीं कि आपकी बहू की ही गलती की वजह से बेबी नहीं हो पा रहा। कई सारे और भी फैक्टर्स हो सकते हैं जिसमें मेल फैक्टर्स भी आते हैं, जिसको आज हमने डिस्कस किया है। तो कृपया करके अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप डॉक्टर सुमिता सोफित हॉस्पिटल में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद जी, राम राम।